आने वाली क्या पढ़ा था? अच्छा, एरर में भी कोई डिस्कशन नहीं किया। कैसा रीडिंग का फॉर्मूला? देखिए, एरर में कल हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक तो हमारे दो तरीके के एरर, सिस्टमेटिक एरर और आपका रैंडम एरर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि इस एरर को हम लोग मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज का मतलब जैसे कि आप लोग जब भी एक्सपेरिमेंट करते तो आपसे जो भी लैग डिटेक्शन होता है वो कहता है कि 10 ऑब्जर्वेशन या 5 ऑब्जर्वेशन। वो इसलिए कहता है ताकि एरर आपका मिनिमम है। तो जब हम लोग हमेशा रिजल्ट निकालते हैं तो हमेशा कंपेयर करते हैं, जो भी हमारी थियोरेटिकल वैल्यू होती है उससे कंपेयर करते हैं कि हाँ जो भी एक्सपेरिमेंट हमने किया उसके कंपैरिजन में कितना एरर आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज आपको याद रखनी है, आपने कल एक फॉर्मूला निकाला कि जो भी रीडिंग हम लोग लिखेंगे तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा, ये सिंपल आर इज इक्वल टू मैंने लिखा था आर एवरेज प्लस माइनस डेल्टा। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, डेल्टा ई का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम पॉसिबल एरर। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ये जो डेल्टा ई है वो ये बताता है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब हम लोग एक चीज समझते हैं, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट को कैसे डिफाइन करते हैं? लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? मिनिमम काउंट पर डिवीजन के साथ। हाँ, मिनिमम कितना मेजर किया जा सकता है? मिनिमम वैल्यू that can be measured by an instrument. किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम लोग कितनी मिनिमम वैल्यू को मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग लिस्ट काउंट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जैसे कि मान लीजिए कि जो हम लोग घर वगैरह में स्केल यूज करते हैं उसमें एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है? 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसका लिस्ट काउंट कितना हो गया? 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। जो हम लोग जनरल स्केल यूज करते हैं घर, ठीक है, उसमें आपने ना सेंटीमीटर स्केल होता है, ठीक। तो उसमें एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है? 0.1 सेंटीमीटर, ठीक। तो अगर मैं उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा हूँ तो उसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 0.1, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर। एक मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आपने ऑब्जेक्ट की जब लेंथ मेजर की उस पर्टिकुलर स्केल से तो वो वैल्यू आ रही थी 6.7 सेंटीमीटर। मैंने सपोज कर लिया तो ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी? 6.7 सेंटीमीटर। आपने स्केल लिया और मेजर किया, बोला सर इसकी लेंथ तो 6.7 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन अभी तक तो सही है, आपने कहा कि 6.7 सेंटीमीटर। लेकिन जब अगर आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते आप तो सिंपल लेंथ को मेजर करके बताते सर ये 6.7 सेंटीमीटर में इसको तुरंत क्रॉस कर दें, ठीक, गलत, ठीक है। फिर आप तो फिर से मेजर करते बोलते वैल्यू तो वही आ रही है 6.7 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या चीज करूं? लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह गई है। तो अभी आपने देखा था कि जब भी हम लोग कोई भी रीडिंग लिखेंगे तो रीडिंग के साथ मैंने क्या लिखा था? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा की, है ना। मतलब कि मेरे को यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई, ट्रू वैल्यू तो इसकी ये है 6.7 सेंटीमीटर,
लेकिन मेरे को यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना है इंस्ट्रूमेंट में। इंस्ट्रूमेंट कौन सा है मेरे पास, मीटर स्केल, जो मैं स्केल यूज कर। अब इसकी डेफिनेशन दी गई, डेल्टा ई का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, कि मतलब कि अगर मैं वो इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूं तो वो मैक्सिमम कितना एरर दिखा सकता है। ठीक है, अब लॉजिकली सोचिए कि जो मीटर स्केल है वो मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, 0.1। तो इसका मतलब मिनिमम जितना मेजर कर सकता है वही तो उसकी मैक्सिमम एरर की पॉसिबिलिटी होगी। तो लॉजिकली सोच के देखिए, मतलब कि मेजर ही वो अगर 0.1 सेंटीमीटर कर सकता है, इसका मतलब वो मैक्सिमम एरर 0.1 का दिखा सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ रहा कुछ नहीं आ गया। तो मतलब कि जो लीस्ट काउंट होगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वही क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कुछ डाउट लग रहा है? मिनिमम एरर तो 0 भी हो सकता है ना। एरर को तो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ आपकी 6.7 और 6.8 के बीच में, तो मीटर स्केल तो वो मेजर करके बता नहीं सकते क्योंकि वो रीडिंग ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, या तो आप लोग जल्दबाजी में लिख दें 6.7 और किसी स्टूडेंट ले लिया 6.8। ठीक है, लेकिन अगर मैं होऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 6.7 प्लस माइनस 0.1, मतलब कि इतना एरर इसमें आ रहा है। लेकिन वो एरर कितना है, वो मैक्सिमम एरर, वो वैल्यू हो सकती है 6.75 हो, है ना। ऑब्जेक्ट की लेंथ हो सकती है 6.75 हो, लेकिन 0.05 तो मेजर ही नहीं करता इंस्ट्रूमेंट, तो वो 6.75 कैसे दिखा सकता है। अल्फिया समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट तो या तो 6.7 दिखाएगा या तो 6.8 दिखाएगा, बीच में तो उसमें कोई स्केल है ही नहीं जो उसको रीडिंग करके बता दे कि 6.75 इंस्ट्रूमेंट आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं कि जब भी एरर लिखते हैं तो ये लिखते हैं कि उसकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना है, ये इंस्ट्रूमेंट कितना मैक्सिमम एरर दिखा सकता है, तो ये कितना दिखा सकता है 0.1 का, क्योंकि मिनिमम ही उतनी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिए, या तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा या तो अगर आपको इंस्ट्रूमेंट पता है तो उसका हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिस्ट कंप्लीट। स्नेहा वीडियो ऑन कीजिए। रेडमी कौन है, रेडमी कौन है, वीडियो ऑन कीजिए बेटा। यस सर। प्लीज जल्दी से वीडियो ऑन कीजिए, क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए ऐसे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप लोग वीडियो हमेशा morning, ऑन करके बैठिए। गुड मॉर्निंग। ठीक है, वीडियो ऑफ मत कीजिए कभी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो अगर मैं लिखूंगा, अब मैं लेंथ क्या लिखूंगा, 6.7 प्लस माइनस 0.1। मैंने इस इंस्ट्रूमेंट का एरर भी लिख दिया जो कि किसके इक्वल है, लिस्ट काउंट के इक्वल। ठीक है, अब देखिए नीट का क्वेश्चन बताता हूँ, जो 2 दिन तक जल्दी से नोट कीजिए। देखिए सिंपल मैथ्स आपको आना चाहिए। ठीक, यहाँ पे सिर्फ टर्मिनोलॉजी अलग हो जाएगी लेकिन मैथ्स वही रहेगी। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 100 रुपीज में कोई सामान खरीदा, ठीक है, और उसको क्या किया, 110 रुपीज में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट हुआ 10 रुपए का। ठीक, लेकिन आपसे सिंपल पूछा गया कि कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, आप तो क्या करते हैं, 10 जितने में खरीदा था इंटू 100, मतलब कि आपने कहा 10% का प्रॉफिट हुआ आपको, ये करते थे। ठीक है, ये सिंपल मैथ्स है। ठीक, अब मैंने आपसे कहा कि आपको रिलेटिव एरर बताना है, तो रिलेटिव एरर थोड़ा सा लॉजिकली सोच के बताइएगा कि रिलेटिव एरर में क्या लिखूं।
डेल्टा ई डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, बिल्कुल सही। रिलेटिव मतलब कि किसी के रिलेशन में बताना है कि एरर कितना है, तो एरर तो हम लोग डिफाइन करते हैं ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में, या तो ट्रू वैल्यू से वैल्यू ज्यादा होगी या तो ट्रू वैल्यू से वैल्यू कम होगी, वही तो एरर है आपका। ठीक, तो मैंने कहा कि रिलेटिव एरर मतलब कि ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में एरर कितना है, मतलब कि उसके रिलेटिव में कितना एरर है, तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा ई डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। अब एक चीज और, अगर मैंने यहाँ पे कहा कि परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर जैसे कि आपसे पूछा गया कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, तो आपने इनटू 100 कर दिया। अब मैंने पूछा कि परसेंटेज एरर कितना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, रिलेटिव एरर को इनटू 100 कर दूंगा। परसेंटेज एरर आ जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है? आप कम से कम जवाब दीजिए जो ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ठीक है, देखिए फिजिक्स को हम लोग जितने आसान तरीके से समझेंगे, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल वर्ड यूज करता रह जाऊंगा तो आपको चीजें याद करने में बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि बुक में तो सब टेक्निकल वर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है, मेरे को तो सिंपल लैंग्वेज में समझना है जो मेरे को ऑलरेडी आता है। आपको परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस निकालना आराम से आता है। ठीक है, मैं उसी को समझते हुए एरर की सभी क्वेश्चन को सॉल्व करता जाऊंगा। ठीक, ये अब आप एक पॉइंट और आता है, आपसे कहा गया कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में वर्किंग हैं और आपसे कहा गया कि आप एक इंस्ट्रूमेंट खरीद के लेकर आइए। मैंने कहा कि एमीटर ही खरीद के लेकर आना। ठीक है, आप दुकान वाले के पास गए, आपने कहा कि मेरे को एक एमीटर दे दो। ठीक है, एमीटर ले आए। अब एक और स्टूडेंट था, मैंने उससे भी कहा कि एमीटर लेकर आओ। एक स्टूडेंट तो क्या, वो सिंपल एमीटर उठा के ले आया, उसने कुछ सोचा ही नहीं कि मैं एमीटर सही ले रहा हूँ गलत ले रहा हूँ, क्या क्या चीजें मैं इसमें देखूं ताकि मेरी रीडिंग वगैरह सब कुछ सही है। दूसरे स्टूडेंट ने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया कि अगर उससे जब कहा कि आप एमीटर लेकर आइए, तो एक स्टूडेंट ने जब उससे कहा कि आप एमीटर लेकर आइए, तो सबसे पहले तो उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि एमीटर लेकर आऊं। उसने मेरे से पूछा कि सर ये एमीटर हम लोग कहाँ यूज करने वाले। ठीक है, मैंने कहा कि जो घर में यूटेंसिल्स वगैरह लगे हुए हैं, मैं वहां पे इसको यूज करूंगा और करंट की वैल्यू पता लगाऊंगा कि हाँ किसी पर्टिकुलर लोड पे कितनी करंट फ्लो करती है। ठीक है, तो आपने घर में देखा होगा कि मैक्सिमम कितने करंट फ्लो करती है, एसी वगैरह में होता है, इसमें रीडिंग देखिए, यहाँ पे देखिए रीडिंग लिखी, हमेशा एसी के साइड में, हर एक इंस्ट्रूमेंट के साइड में रीडिंग लिखी रहती है, मतलब कि उसकी पावर कितनी है, वोल्टेज कितना है। जैसे बल्ब का एग्जांपल सबसे बेस्ट, हम लोग बल्ब लेते बोलते हैं ना कि 100 वॉट का बल्ब दे दो। जब 100 वॉट का बल्ब देते हैं तो उसमें 100 वॉट तो लिखा ही रहता है और नीचे 220 वोल्ट भी लिखा रहता है ना, हमेशा दिखेगा। आज फिर से दिखेगा कोई सब इंस्ट्रूमेंट, या तो आप लोग एडेप्टर, जो भी एडेप्टर वगैरह यूज करते हैं मोबाइल चार्जिंग के लिए, उसके पीछे भी देखिए लिखा रहता है। ठीक है, कुछ ऐसा साइन बना होगा। ठीक है, इसका मतलब ये एसी है। ठीक, तो ये सब चीजें मेरे को पता होनी चाहिए, क्योंकि आपका 12th चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, पूरा पहला पार्ट वही है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो मैंने कहा कि ठीक है, तो मेरे से जब उसने स्टूडेंट ने पूछा कि आपको ये एमीटर कहाँ यूज करना है, मैंने कहा कि इसको घर में यूज करूंगा और मेरे को करंट की वैल्यू निकाल। तो आपने देखा कि घर में सबसे हैवी लोड कौन सा है। अब स्टूडेंट अपना दिमाग लगा रहा है। ठीक है, बस मैंने उसको कहा कि मेरे को घर में यूज करना। अब स्टूडेंट सोचेगा कि घर में तो मैक्सिमम हम लोग हैवी लोड क्या लगाते हैं, एसी या तो हीटर वगैरह। ठीक है, ये दो चीजें जो कि हैवी करंट विड्रॉ करती है। ठीक, तो मैंने कहा कि सबसे पहले एसी जो लगा हुआ था 2 टन, हमेशा टन में एसी मिलता है, 1 टन का, 1.5 टन का, 2 टन का, 5 टन का, 10 टन का। ठीक है, तो टन का मतलब क्या है, पावर रेटिंग। ठीक है, तो ज्यादातर टन का मतलब क्या होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करके हम लोग बताते हैं कितने पावर चाहिए। जैसे कि मैंने कहा ये 2 टन के एसी, इसका मतलब इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, अप्रॉक्स 2 किलोवाट। ठीक है, अप्रॉक्स बताना। ठीक, तो मैंने कहा कि 2 किलोवाट है। ठीक, अभी देखिए बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। और आपको क्या पता है कि घर में कितने वोल्टेज आता है, 220, है ना। तो आपने अप्रॉक्स आइडिया लगा लिया, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, तो करंट कितना विड्रॉ करेगा, आई की वैल्यू निकाल। ठीक है, तो आई मैंने कहा कि 10 एम्पियर है।
ठीक, अप्रोक्स 2200 हो जाएगा ना, 2200 पावर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि 10 एम्पियर करंट विड्रॉ करेगा एसी। ठीक है, अब पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया कि मैं जो एमीटर लेकर आऊंगा उसकी रीडिंग 10 एम्पियर से ज्यादा तक होनी चाहिए, तभी तो मेजर करके बताएगा। मैंने एक एमीटर ले आया जिसमें मैक्सिमम रीडिंग कितनी थी 5 एम्पियर, तो वो 10 एम्पियर को कभी मेजर कर पाएगा क्या? नहीं ना। तो पहला पॉइंट मेरे को पता है कि मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर, तो मैं उससे थोड़ा ज्यादा ही लेकर आऊंगा रीडिंग। मैं 15 एम्पियर का एक एमीटर ले आया। अब एक पॉइंट और आएगा कि ये जो एमीटर है इसमें एरर कितना है। अब मैं पूछूंगा दुकान वाले से कि ये जो आपने एमीटर दिया है ये मेरे को कितना एरर देगा, वो परसेंटेज में बताएगा कि ये वाला एमीटर लेंगे तो ये 10% एरर देगा, ये वाला एमीटर लेंगे तो ये 5% एरर देगा, ये वाला एमीटर लेंगे तो ये 2% एरर देगा। ठीक है, और परसेंटेज के हिसाब से वो तीनों की प्राइस भी बताएगा। जो 10% एरर दे रहा था वो कहेगा कि ये 10 रुपए का। ठीक है, जो 5% एरर दे रहा था वो कहेगा 50 रुपए का, और जो 2% एरर दे रहा था वो कहेगा ये तो 100 रुपए। ठीक है, आपको दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। तो जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो कहेगा कि मैं तो 2% जो एरर दे रहा है मैं उसको लूंगा। ठीक है, अभी कारण बताता हूँ क्यों लूंगा, और उसी पे नीट ने क्वेश्चन पूछा 3 बार। ठीक है, अब मैंने कहा कि मैं गया, अब मैंने कहा कि मेरे को तो 2% जो एरर दे रहा है एमीटर, मेरे को वो एमीटर दे दो। ठीक है, अब सिंपल लॉजिकली सोचिए, जो पहला स्टूडेंट था वो सबसे सस्ता एमीटर लेकर आया, मतलब कि जो 10% एरर दे रहा था वो एमीटर उठा के ले आया। ठीक है, 5 रुपए में। ठीक, और जो दूसरा स्टूडेंट था जो 2% एरर दे रहा था वो 100 रुपए में लेकर आया। ठीक है, तो सबसे पहले वो दोनों मेरे पास आए। एक ने कहा सर मैं तो देखिए सबसे सस्ता लेकर आया हूँ 5 रुपए में, दूसरे ने कहा सर मैं तो 100 रुपए में लेकर आया हूँ। मैंने बोला अच्छा ठीक है, अब सोचते हैं जब प्रॉब्लम कहां पे आएगी। इसकी एसी की मैक्सिमम करंट रेटिंग कितनी है 10 एम्पियर। ठीक है, 10% एरर है, तो अगर इसमें 15 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो वो कितनी रीडिंग दिखाएगा। सिंपल कैलकुलेशन कीजिए, 15 एम्पियर का 10 एम्पियर निकालिए, 15 एम्पियर का 10% निकालिए 1.5, मतलब कि वो रीडिंग कितनी दिखाएगा 13.5। सॉरी 15 एम्पियर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो कितनी दिखाएगा 13.5, 11.5 कैसे 1.5 माइनस कीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए उसमें करंट फ्लो हो रहा है 12 एम्पियर, 10% कितना हो गया 1.2, एमीटर कितनी रीडिंग दिखाएगा 10.8। ठीक है, अब मान लीजिए उसमें करंट फ्लो हो रहा है 11 एम्पियर, 10% के हिसाब से 1.1, अब वो रीडिंग कितनी दिखाएगा 9.9 एम्पियर, है ना। करंट एक्चुअल में फ्लो कितना कर रहा था 11 एम्पियर, कितनी दिखा रहा है और जो हमारे घर में एसी लगा है उसकी मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो होनी चाहिए। अब देखिए पूरा खेल गड़बड़ होने वाला है यहाँ पे। आपने एमीटर लगाया, ठीक है, उसने करंट दिखाया 9.9 एम्पियर, लेकिन एक्चुअल में कितना फ्लो हो रहा था। आप तो एमीटर के हिसाब से देखेंगे ना, अच्छा ये 9.9 दिखा रहा है और एसी में कितनी करंट फ्लो होनी चाहिए 10 एम्पियर, भले कि ये सही है 10 एम्पियर से कम है। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता ये तो एम्पियर 1.1 का तो एरर ही दिखा रहा था। ठीक है, और एक्चुअल में तो करंट तो 11 एम्पियर फ्लो कर रही थी। ठीक, अब इसको थोड़ा सा रियल लाइफ से जोड़ते हैं। आप लोगों की मान लीजिए कि आप मैक्सिमम रोटी खा सकते हैं 5। ठीक है, मैक्सिमम है ये कि मैक्सिमम रोटी 5 खा सकते हैं। मैं रोज आप लोगों को 6 रोटी दे रहा हूँ खाने के लिए, कंटिन्यूअसली दे रहा हूँ कि 6 रोटी खाओ 6 रोटी खाओ 6 रोटी खाओ। ठीक है, आपका डाइजेस्टिव पावर तो सिर्फ 5 रोटी के हिसाब से है ना, हर एक का शरीर का डाइजेस्टिव पावर अलग अलग होता है। ठीक है, अगर मैं 6 रोटी रोज खिलाते जाऊंगा तो कहीं ना कहीं जाके आप लोग बीमार पड़ जाएंगे, भले एक दिन में ना पड़े या 10 या 15 दिन के बाद पड़ जाएंगे, जब कंटिन्यूअसली वो चीज होने लगेगी आपके साथ। ठीक, इसमें मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकता था
10 एम्पियर, लेकिन कंटिन्यूएशन में हम लोग कितनी करंट फ्लो करवा रहे हैं? 11 एम्पियर। एमीटर तो मेरे को 9.9 दिखा रहा था ना, मैं बेवकूफ किसी को देख रहा था, मेरे को ये पता ही नहीं था कि इसमें एरर तो इतना दिखा रहा है। ठीक, मैं कंटिन्यूअसली 11 एम्पियर उसमें करंट फ्लो करवा रहा हूँ। 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद एसी की वाइंडिंग चल जाएगी, कंप्रेसर हो जाएगा खराब, पता चला 80,000 का एसी था, वो आपने उसको 0 कर दिया। ठीक है, कंप्रेसर चलता है 25-30,000 से कम नहीं आता, नया कंप्रेसर कंपनी का। ठीक है, 95 रुपीज बचाने के चक्कर में 25,000 का चूना लगवा दिया। आया समझ में? ठीक है, इसलिए अब लॉजिक लगाया गया कि अगर मैं कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदता हूं या कोई एक्सपेरिमेंट करता हूं तो मैक्सिमम कितना एरर होना चाहिए, तब तक मैं कहूंगा कि हाँ ये इंस्ट्रूमेंट को मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो वो मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना रखा गया है? 5। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट मैक्सिमम 5% तक एरर दिखा रहा है तो मैं उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकता हूं, ये मैक्सिमम है। ठीक, या तो इससे कम हो तो मेरे लिए तो वेल एंड गुड है। ठीक, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मैं लैब में यूज करूं या घर में यूज करूं तो उसका मैक्सिमम अलाउएबल परसेंटेज एरर कितना होना चाहिए? 5। अगर उससे ज्यादा एरर दिखा रहा है तो उस इंस्ट्रूमेंट को मैं यूज नहीं करूंगा। लिखे लिखिए, इसको अपने वर्डिंग में लिखिए, फिर नीट के 2 क्वेश्चन है जो कैसे आया था वो बता रहा हूं। नोट कर लिया? इस चीज को याद रखिएगा कि मैक्सिमम परसेंटेज अलाउएबल परसेंटेज एरर कितना है? 5%। अगर उससे ज्यादा है तो मैं यूज नहीं करूंगा। ठीक, नीट ने एक बार क्वेश्चन पूछा, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा। उसने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ थी 6.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सिंपल, ये रीडिंग लिख दी थी उसने और लिखा फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट that can be measured by this instrument. ये क्वेश्चन था। ठीक, आपने कहा ये तो सिंपल लिस्ट काउंट की डेफिनेशन हो गई, तो मैं इसको क्या कहूंगा? 0.1 सेंटीमीटर, है ना? क्योंकि सेंटेंस ही वैसा लिखा गया कि मिनिमम लेंथ ऑब्जेक्ट की मैं कितनी मेजर कर सकता हूं इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, तो आपने सिंपल देखा कि लिस्ट काउंट है, वही इसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, बड़े खुशी से एग्जाम में टिक मार के आगे बाहर, जब रिजल्ट आया एनटीए ने निकाला तो देखा ये तो -1 कर दिया इसने। ठीक है, दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए। ठीक है, कई बार आप लोग जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, आपका दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए। इतना इजी क्वेश्चन क्यों देगा एग्जाम में? पहले तो यही क्लिक करना चाहिए हमेशा। अगर क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आपको आंसर मिल जाए, फिजिक्स में खास तौर पे क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आंसर मिल जाए, दोबारा सेकंड थॉट प्रोसेस आपका स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा तुरंत और आपको पता चलेगा कि 0.1 सेंटीमीटर है, सेकंड थॉट प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। मतलब कि क्वेश्चन के सेंटेंस में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है जो वो मुझसे पूछना चाह रहा है, और वो क्या छुपा हुआ है उसको मेरे को बस निकालना है।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा कि जो एरर होना चाहिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट में वो मैक्सिमम कितना हो सकता है 5%। 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अभी आपने एरर परसेंटेज निकालने का एक फॉर्मूला भी लिखा था। क्या लिखा था? डेल्टा ई डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू इनटू 100। ठीक है, डेल्टा ई कितना है क्वेश्चन में? 0.1। ठीक है, ट्रू वैल्यू का मतलब मेरे को नहीं पता, मेरे को ट्रू वैल्यू नहीं पता, मैं वही निकालना चाहता हूं क्योंकि ये तो परसेंटेज एरर है ना। ये क्या है? ये तो परसेंटेज एरर है और किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना होता है? 5। ठीक है, तो मैंने लिखा कि मैं निकालूं ये ट्रू वैल्यू, मैंने इसको एल मान लिया। ठीक है, मैं निकालना चाहता हूं कि कितने लेंथ पे ये 5% एरर देगा। ठीक, तो मैंने एल निकाल लिया इनटू 100 शुड बी इक्वल टू 5। ठीक, यहां से एल की वैल्यू कितनी आ रही है? यही आएगी ना, 4 आएगी अगर कैलकुलेट कीजिए। हाँ 2 आएगी। ठीक है, तो यहां से मैंने कहा कि L इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब समझिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, अगर मैं इसको यूज करूं मीटर स्केल से इसके लेंथ को मेजर करने के लिए, तो ये एरर कितना दिखाएगा? 5%। ठीक है, अब लॉजिकली सोचिए, आप लोग कहेंगे ये तो गलत पढ़ा रहे हैं, मैं तो 1 सेंटीमीटर लेंथ की भी आराम से मेजर कर लेता हूँ मीटर स्केल से, है ना? मेजर कर लेते हैं ना, 1 सेंटीमीटर आराम से मीटर स्केल से मेजर कर लेते हैं। ठीक, तो आपने कहा कि गलत है, मैं तो 1 सेंटीमीटर मेजर कर लेता हूँ, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, मतलब कि ट्रू वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट कितना है 0.1, तो मैंने इसको 100 किया तो परसेंटेज एरर कितना आ गया? अब आपका दिमाग खनका, मतलब कि जो मेरा दिमाग काम कर रहा था वो गलत काम कर रहा था, अब उसको सही डायरेक्शन में ले जाना। अब मैंने क्या समझा कि अगर मीटर स्केल की मदद से किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना है तो मैं मिनिमम लेंथ कितनी मेजर कर सकता हूं? 2 सेंटीमीटर। क्योंकि उससे अगर छोटे ऑब्जेक्ट को मैं मेजर कर रहा हूं तो एरर 10% का है। नहीं जा रहा दिमाग में कुछ? परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या है? संभावना देख रहा हूं, एरर का मतलब क्या होता है? संभावना, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर मैं 1 सेंटीमीटर, मैंने कहा कि ये आपकी स्टिक है 1 सेंटीमीटर की है, इसको अगर मेरे से कहा गया इसकी लेंथ मेजर करो और आपके पास 3 इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। ठीक है, पहला इंस्ट्रूमेंट था वो था मीटर स्केल जो घर में यूज करते हैं, दूसरा स्केल था वर्नियर कैलिपर, तीसरा स्केल था स्क्रू गेज। ठीक है, तो मेरा दिमाग काम करेगा, मैं मीटर स्केल यूज नहीं करूंगा, मैं क्या यूज करूंगा? वर्नियर कैलिपर यूज करूंगा, क्योंकि उससे यूज करूंगा तो उसकी एक्यूरेसी हाई है। ठीक है, ये आपको एक्चुअल में तो नजर आ रहा है 1 सेंटीमीटर, लेकिन वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज से मेजर करेंगे तो 0.00 में भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। आ रहा है कुछ? तो अभी आपने क्या समझा कि अगर मैं मीटर स्केल से किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना चाहता हूं, अब आप लोग इंजीनियर बन चुके हैं, स्कूल लेवल के स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, किसी कंपनी में वर्किंग है तो दिमाग उसी हिसाब से चलना चाहिए। ठीक, तो अगर ऐसे किसी चीज पे है, किसी पोजीशन पे, तब आपसे कहा जाए कि हाँ इस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेरे को मेजर करना है, तो मैं सबसे पहले एरर निकाल के देखूंगी इसमें एरर कितना आ रहा है। हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग आएगा। ठीक है, अगर मैं इसके लिए यूज करूं तो मैंने कहा 10% का एरर आएगा 1 सेंटीमीटर लेंथ को मेजर करने में। अगर वर्नियर कैलिपर यूज करता तो 0.01 डिवाइडेड बाई ये, तो मतलब कि 1% आता। लीस्ट काउंट कितना होता है वर्नियर कैलिपर का? 0.01। तो ज्यादा ही हो गया क्या सर के ऊपर? अल्फिया, नेहा, स्नेहा, सिंपल मैथ्स है, एरर निकालना आता है ना। तो मैंने बोला कि परसेंटेज एरर आपका मैक्सिमम 5 होना चाहिए, तो कितनी लेंथ होगी ये निकाली। डेल्टा ई की वैल्यू पता है 0.1,
मेरे को एल की वैल्यू निकालना है और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है 5, तो एल की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, ठीक है। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर का, तब मैं उसको मीटर स्केल से मेजर कर सकता हूं। अगर इससे छोटा ऑब्जेक्ट होगा तो मैं मीटर स्केल की मदद नहीं लूंगा, मैं वर्नियर कैलिपर की मदद लूंगा। मेरे को एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, मेरे को एरर कम चाहिए, उल्टा, ठीक है। समझ में आया कि मीटर स्केल की मदद से हम लोग मिनिमम कितनी लेंथ को मेजर कर सकते हैं? 2 सेंटीमीटर। ये एक बार क्वेश्चन नीट में पूछा है। एक बार और पूछा, एक बार थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर दिया उसने कहा वैसी रीडिंग दे दी, L is equal to 6.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। उसने कहा कि एक स्केल है जिसने इतनी रीडिंग मेजर की, ठीक। मेरे पास ऑब्जेक्ट हैं, 4 ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और एक ऑब्जेक्ट की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, मैं कौन से ऑब्जेक्ट को इस पर्टिकुलर मीटर स्केल से मेजर करूंगा? जिसमें सबसे कम एरर आए। मैं अगर मिनिमम 2 सेंटीमीटर रखता हूं तो एरर कितना आता है? 5%। अगर लेंथ को इंक्रीज करता जाऊंगा एरर कम होता जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं अगर ये वाली मीटर स्केल से मेजर करना चाहता हूं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो मैं तो सबसे लंबी वाले ऑब्जेक्ट को मेजर करूंगा, क्योंकि उसमें एरर सबसे कम होगा, उसमें एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होगी। तो मैं क्या कहूंगा, मैं 10 सेंटीमीटर वाले को मेजर करूंगा। आगे समझ में? रेडमी, आपका नाम क्या है? नाम चेंज कर दीजिए। नेहा क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है जो कि आपके मेडिकल में पूछे गए। चलिए और देखते हैं आगे। अब हम लोग लिस्ट काउंट के बारे में थोड़ी सी चीजें सीखें। लिस्ट काउंट की बेसिक डेफिनेशन तो क्लियर है कि मिनिमम वैल्यू जो कि इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। मैंने कहा कि मेरे पास 3, अगला क्वेश्चन देखिए कैसा पूछा गया था एग्जाम में। मैंने कहा कि मेरे पास 3 वेइंग मशीन है। मेरे पास एक वेइंग मशीन है जिसने रीडिंग दी 3 kg, दूसरे वेइंग मशीन ने रीडिंग दी 3.0 kg, थर्ड वाले वेइंग मशीन पे जब मैंने रखा तो उसने रीडिंग दी 3.00 kg, ठीक है। अब अगर ये रीडिंग आपके पास लिखी हुई है तो मैंने पूछा कि इसका लिस्ट काउंट कितना है। सिंपल, इस रीडिंग को देखते हुए आप लोग कैसे बता सकते हैं कि इसका लिस्ट काउंट कितना है? हम्म 1 kg, ठीक है। सिंपल, मैंने कहा कि जब मैंने वेइंग मशीन पे रखा तो उसने कितना मेजरमेंट बताया? 3 kg, ठीक। तो लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि मिनिमम कितनी वैल्यू को मेजर कर सकता है? तो 3 kg है, मिनिमम कितना हो सकता है? 1 kg ना, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये तो मिनिमम दिखाएगा 1 kg, दैट मीन्स 1000 ग्राम, ठीक। ये सेकंड इंस्ट्रूमेंट था, ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 0.1 kg, है ना। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 100 ग्राम। थर्ड वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें तो 0.01,
0.01 kg, इसका मतलब 10 ग्राम। ठीक है, अब मैंने कहा कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 50 ग्राम। ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास। अगर इस ऑब्जेक्ट को पहले वाली वेइंग मशीन पे रखूंगा तो रीडिंग कितनी आएगी? अनम्यूट करके बोलिए। अल्फिया बताइए। 50 ग्राम के मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको पहले वाली वेइंग मशीन पे रखूंगा तो ये रीडिंग कितनी दिखाएगा? यहाँ 1050 ग्राम। मैं 50 ग्राम को इस वाली वेइंग मशीन पे रख रहा हूँ तो कितनी रीडिंग दिखाएगा नेहा? 0 1050 ग्राम। 1000 तो मिनिमम वैल्यू है ना बेटा। ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 1 kg को मेजर कर सकता है। लेकिन ये तो 1 kg से छोटा है ना 50 ग्राम। तो क्या ये इसको मेजर कर सकता है? नहीं। नहीं। इसका मतलब कितनी रीडिंग दिखाएगा ये? 0। ठीक है, अगर मैं सेकंड वाली वेइंग मशीन पे रखूंगा तो कितनी रीडिंग दिखाएगा? 0। वो भी 0। मिनिमम ये 100 ग्राम मेजर कर सकता है। ठीक, थर्ड वाले पे रखूंगा तो तब ये दिखाएगा 50 ग्राम, क्योंकि मिनिमम 10 ग्राम मेजर कर सकता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। हमारे पास 3 या 4 वेइंग मशीन दिए हुए थे, एक ऑब्जेक्ट दे दिया, बोला कि कौन सा वेइंग मशीन यूज करेंगे, पता लगा सकते हैं ना? ठीक है, नोट कर लीजिए। रेडमी, आपका नाम क्या है वैसे ही बता दीजिए। अनम्यूट करके बोलिए बेटा, अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट नहीं हो रहा है? अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। नोट कर लिया? अब हम लोग आते हैं वर्नियर कैलिपर। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ वर्नियर कैलिपर का, क्योंकि चीजें तभी थोड़ी सी समझ आएंगी। देखिए फिगर सबको विजिबल है। अब देखिए यहाँ पे 2 जॉज होते हैं, एक ये पहला जॉ है और ये सेकंड जॉ है। ठीक है, जो पहला जॉ होता है इसमें देखिए यहाँ पे स्केल बना हुआ है, पहले वाले जॉ से देखिए एक स्केल बना हुआ है आपका। ठीक, ये कौन सा स्केल होता है? मेन स्केल। ठीक है, और ये जो दूसरा जॉ है इसमें भी डिवीजन बने हुए हैं, ये कौन सा स्केल होता है? वर्नियर स्केल। ठीक, ये पहला वाला जॉ फिक्स होता है, ये मूव नहीं कर सकता ये, लेकिन जो दूसरा वाला जॉ है ये मूव कर सकता है, इसको मैं मूव कर सकता हूं। ठीक, जो पहला वाला जॉ है इसमें देखिए 0, पहला पॉइंट तो 0 होगा ना, और ये जो दूसरा वाला जॉ है इसमें भी जो पहला डिवीजन होगा वो होगा 0। अगर मैं इसको टाइट कर दूं
तो जो मेन स्केल का 0 है और जो वर्नियर स्केल का 0 है वो एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो जॉ मूवेबल है वो वर्नियर स्केल होता है और जो फिक्स है वो मेन स्केल होता है। ठीक है, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा टिपिकल सा। तो जो पहला जॉ है जो कि फिक्स है, उसमें जो स्केल बना हुआ वो मेन स्केल है। जो जॉ मूवेबल है उसमें जो स्केल बना हुआ है वो वर्नियर स्केल है। इसको अपने वर्डिंग में लिख लीजिए, क्योंकि टिपिकल क्वेश्चन आएंगे फिर वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे कर दिया सर। अपने वर्डिंग में थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख लीजिए। वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल और दूसरा होता है वर्नियर स्केल। जो जॉ आपका फिक्स है उसमें मेन स्केल बना रहता है और जो जॉ मूवेबल है उसमें वर्नियर स्केल बना रहता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, जैसे मैं फिगर दिखाता हूं, मैंने कहा कि इसके बीच में मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया। इन दोनों जॉ के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। मैं जॉ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखूंगा तभी मैं डिस्टेंस को मेजर कर सकता हूं या सिंपल लेंथ को मेजर कर सकता हूं। तो जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है इसका मतलब क्या हुआ, मैं रीडिंग लूंगा कैसे? जो मेन स्केल का 0 है और जो वर्नियर स्केल का 0 है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस बिटवीन मेन स्केल 0 एंड वर्नियर स्केल 0 gives length of an object. मेन स्केल के 0 और वर्नियर स्केल के 0 के बीच की जो डिस्टेंस है वही आपको रीडिंग देगा किसकी, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट की। क्लियर है कंचन? ठीक है, Yes, sir. ओके। अब हम लोग वर्नियर कैलिपर पे आते हैं। आपको ये पता चलेगा कि वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होते हैं, एक आपका मेन स्केल होता है, मेन स्केल का 0, 0.5, 1, 1.5, 2। मेन स्केल का मतलब क्या हुआ, जो जनरल हम लोग वर्नियर कैलिपर लैब में यूज करते हैं, तो मेन स्केल का मतलब क्या हुआ, जो सिंपल घर में स्केल होता है। ठीक है, एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये क्या है आपका मेन स्केल। और स्टैंडर्ड मेन स्केल में 1 डिवीजन किसके इक्वल होता है, 0.1 सेंटीमीटर। अब वर्नियर स्केल, जीरो, 5, 10, ये वर्नियर स्केल है। अब लिखिए पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं।
जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर होता है, ठीक है, उसके पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, क्योंकि नीट में स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर से ही आता है। मेंस इंजीनियरिंग वालों में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। इन स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर, इन स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर 1 MSD, 1 MSD is equal to 0.1 सेंटीमीटर। 1 MSD का मतलब क्या हुआ? मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, देयर आर 10 डिवीजन, देयर आर 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन होते हैं? 10, ठीक। थर्ड पॉइंट, 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with 9th division of main scale, 9th division of main scale। ये स्टैंडर्ड है हम लोग के पास जो लैब में यूज करते हैं। अब आपने 1 MSD की वैल्यू तो 0.1 सेंटीमीटर लिख दी, ठीक। मेरे को 1 VSD की वैल्यू चाहिए, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आपको लॉजिक समझ में आ जाए, मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है। और जिनको लॉजिक ना समझ में आए वो फॉर्मूले को रट जाइए, ये फॉर्मूले से कैसे करते, मैं दोनों चीजें समझा रहा हूं। मेरे को 1 VSD की वैल्यू चाहिए, मैंने 1 VSD कितना मान लिया? x सेंटीमीटर, ठीक है। मेरे को 1 डिवीजन की वैल्यू नहीं पता वर्नियर स्केल में कितनी है, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहां पे देखिए, मैंने जो थर्ड पॉइंट लिखवाया उसमें क्या लिखवाया? जो 10th डिवीजन है वर्नियर स्केल का वो किससे कोइंसाइड कर रहा है? 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो ये एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए ये डिस्टेंस कितने डिवीजन है? 9। ये मेन स्केल है ना, मेन स्केल में कितने डिवीजन है? 9। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 9 into 0.1, that means 0.9। मैंने कहा वर्नियर स्केल में एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? x, ठीक है। तो ये कितने डिवीजन है? 10। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? ये दोनों इक्वल है ना, देखिए ध्यान से फिगर में, 10x is equal to 0.9। तो 10x is equal to 0.9। तो x की वैल्यू 0.09। आपने 1 VSD की वैल्यू निकाल ली कि वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 0.09 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमारा जो क्वेश्चन है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना है? लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। 1 MSD कितना है? 1 VSD की वैल्यू, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो वर्नियर कैलिपर की मदद से हम लोग मिनिमम कितनी लेंथ को मेजर कर सकते हैं? 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। नोट कर लीजिए, डायग्राम थोड़ा सही से बनाइएगा।
इस पर भी एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ और उसके साथ साथ में फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा। नोट कर लिया? ठीक है। हो गया? चलिए क्वेश्चन को करते हैं। अभी कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया आप लोगों को, ठीक है? आप लोग खुद ही आंसर बता देंगे कि क्या आने वाला है। मैंने इसके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया। मेरे को इसकी लेंथ मेजर करके बतानी है कि ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है। ध्यान से देखिएगा फिगर को। पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि ऑब्जेक्ट की लेंथ का मतलब क्या है कि वर्नियर के जीरो और मेन स्केल के जीरो के बीच की डिस्टेंस, वो ऑब्जेक्ट की लेंथ होती है। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं वर्नियर के जीरो को देखूं तो वर्नियर का जीरो ये है, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, ये वर्नियर का जीरो है।
और मेन स्केल का 0। मतलब कि ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या होगी, ये जो डिस्टेंस होगी। क्लियर है? कि वर्नियर के 0 और मेन स्केल के 0 के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी। ठीक। अब यहां से आप मेजरमेंट लेना स्टार्ट कीजिए। हम लोग कहां तक पहुंच गए, 2 सेंटीमीटर तक। 2 सेंटीमीटर तो मेन स्केल वाला दिखा रहा है। ठीक, तो मैंने 2 सेंटीमीटर तो लिख दिया, तो रीडिंग इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 2 प्लस। अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, ये वाला लेंथ, इसको मैं थोड़ा ग्रीन से कर रहा हूं, ये लेंथ मेरे को नहीं पता है ना अभी तक। अगर मैं 2 में इस वाली लेंथ को ऐड कर दूं तो मेरे को टोटल ऑब्जेक्ट की लेंथ मिल जाएगी। ठीक, तो इस वाली लेंथ को मैं मान लेता हूं dx, स्मॉल लेंथ dx मान लिया। तो मैंने लिख दिया 2 प्लस dx। मेन मोटो क्या है, dx की वैल्यू किसी भी तरीके से निकाल दो। ठीक है, अब इस फिगर में अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आपको नजर आएगा कि जो वर्नियर का 4th डिवीजन है वो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। तो मैंने कहा ये 4th डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। ये डिस्टेंस कितनी है, वर्नियर की कितने डिवीजन है, 1 2 3 4, और एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 0.09। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 0.09, दैट मीन्स 0.36। आगे समझ में? ठीक है, अब हम लोग ऊपर वाले पे आते हैं। ये वाली लेंथ, मेन स्केल के कितने डिवीजन है, 1 2 3 4, और मेन स्केल में एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है, 0.1। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 इंटू 0.1, दैट मीन्स 0.4। अगर इस फिगर को ध्यान से देखें, dx की वैल्यू क्या होगी, 0.4 माइनस 0.36। देखिए फिगर को ध्यान से, ये पूरे लेंथ में से इस वाली लेंथ को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को dx की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? तो देखिए कितनी वैल्यू आ गई, dx की वैल्यू कितनी आ गई, dx इज इक्वल टू 0.4 माइनस 0.36, कितनी वैल्यू आ रही है, 0.04। तो लेंथ कितनी आ गई मेरी, 2 प्लस 0.04, दैट मीन्स 2.04। ये है ऑब्जेक्ट की लेंथ। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, फिर एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं, आज की क्लास नहीं कर। कंचन क्लियर है? Yes, sir. ओके, स्नेहा, Yes, sir. अल्फिया, नेहा, Yes, sir. Clear. ठीक। बिल्कुल फिगर डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, फटाफट फ्री हैंड से बनाइए। वो तो मैंने क्लियर बताया ताकि आप लोगों को नजर आए, नहीं तो मैं भी फ्री हैंड से बना देता, आपको पता ही नहीं चलता क्या कर दिया। नोट कर लिया?
चलिए देखिए फॉर्मूला क्या है। अगर मेरे को रीडिंग लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इनटू लिस्ट अकाउंट। ये फॉर्मूला है आपके पास। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल which coincide with मेन स्केल। वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, वो है एन। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं फॉर्मूले से। मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ रही थी, 2 सेंटीमीटर, प्लस वर्नियर का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था, 4, और लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01, तो ये आंसर आ गया 2.04 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो देखिए नीट में अगर क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल सिंपल आएगा, और वर्नियर कैलिपर में उसने अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। क्वेश्चन पूछा गया स्क्रू गेज, वो भी एक बात, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर कभी पूछा नहीं है तो कभी पूछेगा भी नहीं, हो सकता है इसी साल पूछ दे, ठीक है। तो नीट लेवल पे जनरली हमारा सब इसी से काउंट हो जाता है, मतलब कि फॉर्मूले से सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आपका जब हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं तो वर्नियर कैलिपर में इंजीनियरिंग वालों को अभी 5 दिन से पढ़ा रहा हूं, आज 6th डे है, अभी भी उनका वर्नियर कैलिपर आज जाके खत्म होगा, ठीक है। उसमें क्वेश्चन बहुत टिपिकल आते हैं, इसलिए उसमें टाइम लगता है। आप लोगों में इतना ही, आज खत्म हो गया वर्नियर कैलिपर, ठीक है। एक क्वेश्चन जनरल मेथड ये बता दिया कि अगर फॉर्मूला नहीं पता तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं रीडिंग, और उसके बाद फॉर्मूले से ही बता दिया कि डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे हम लोग रीडिंग निकाल सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम लोग जीरो एरर पढ़ेंगे और स्क्रू गेज पढ़ेंगे कि स्क्रू गेज क्या है और जीरो एरर का मतलब क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। और आप लोगों को मैंने जो शीट दी है प्रैक्टिस करते रहिए। जिस दिन मैं इस चैप्टर को बाइंड अप करूंगा तो उसके नेक्स्ट डे डाउट क्लास लूंगा, ठीक है। तो ये नहीं कि अभी आप लोग इंतजार करेंगे जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब मैं शीट स्टार्ट करूंगा। शीट उस समय स्टार्ट करेंगे तब तक अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा मैं, वो शीट ऐसी रह जाएगी। वो शीट आपके लिए है, डाउट आप पूछेंगे, वो शीट मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन आपके होने चाहिए सर ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आया, ठीक है। इसलिए मैंने जो शीट है उसमें एक सॉल्व्ड शीट भी दी है। उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शीट है वो कौन सी है, जो मैंने सॉल्व्ड शीट दी है, सबसे पहले आप लोग उसको करेंगे। इसलिए मैंने सॉल्व्ड प्रोवाइड किया, लेकिन 11th स्टूडेंट को सॉल्व्ड नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट मिल जाता तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देते, ठीक है। इसलिए मैंने वो सॉल्व्ड शीट दी है। उसके बाद एक शीट दी है प्रीवियस ईयर्स की, ठीक, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लगे कि पिछले साल इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, क्या ट्रेंड रहा है क्वेश्चन का। तो आप ही एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन को मेरे को छोड़ना नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। और एक शीट दी है डीपीपी, डेली प्रैक्टिस शीट, ठीक है। तो इसको कीजिए और कल इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके, थैंक यू। और 5 मिनट के बाद नेक्स्ट क्लास होगी जूम पे, लिंक सर भेज देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप पे देखिए लिंक सेंड कर दिया गया है।